हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल में वेलकम है। आज हम लोग यहाँ 18 सीरीज में देखेंगे। इसके पहले 17 सीरीज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो 18 सीरीज में देखेंगे भाषा के बारे में। भाषा क्या है, तो भाषा के बारे में आप ऐसे समझ रहे हैं कि भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं। जैसे ही हम इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो यह भाषा जो होता है, जैसे अभी हम आपसे बातें कर रहे हैं, आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, तो यह भी तो एक भाषा है। और इस भाषा के माध्यम से हम आपसे बातें कर रहे हैं, आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, तो हम सीधे शब्दों में से कह सकते हैं कि भाषा एक माध्यम इस प्रकार का होता है, यानी भाषा एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें हम क्या बोल रहे हैं और आप समझ रहे हैं, या आप क्या बोलेंगे मैं समझ लूंगा, इसी को तो हम भाषा कहेंगे। ऐसे अगर हम भाषा की परिभाषा लिखने की बात करते हैं, इसकी अगर परिभाषा हम समझते हैं कि भाषा की परिभाषा क्या है, तो इसकी परिभाषा में हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसे भाषा जो होता है मूलतः ध्वनि संकेतों के लिए एक व्यवस्था के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। भाषा जो होता है ध्वनि संकेतों के लिए एक व्यवस्था है, यह मानव मुख से निकली हुई एक अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, भाषा जो होता है ध्वनि संकेतों का, ऐसे हम लिख सकते हैं कि भाषा ध्वनि संकेतों का, जो ध्वनि संकेत है यानी जिस संकेत से हम बातें कर रहे हैं, तो ध्वनि संकेतों की एक व्यवस्था है, कि एक व्यवस्था है, ध्वनि संकेत की एक व्यवस्था है। यह मानव मुख जो होता है, तो मानव मुख से निकली हुई एक निकली अभिव्यक्ति के रूप में हम कह सकते हैं कि निकली एक अभिव्यक्त है, मानव मुख से निकली एक अभिव्यक्त है। यह विचारों के आदान प्रदान, जो विचार होते हैं तो विचारों के आदान प्रदान का एक सामाजिक साधन है। ठीक है, यह विचारों के आदान प्रदान का एक सामाजिक साधन है। विचारों के आदान प्रदान का एक क्या है, सामाजिक साधन है। और इसमें शब्दों के अर्थ प्राय आप देखेंगे कि इसमें शब्दों के जो अर्थ होते हैं, और इसमें शब्दों के अर्थ प्राय रूढ़ होते हैं। शब्दों के अर्थ प्राय क्या होते हैं, तो शब्दों के अर्थ प्राय इसमें क्या होते हैं कि रूढ़ होते हैं। शब्दों के अर्थों को अगर देखेंगे तो ये रूढ़ होते हैं। भाषा जो होता है अभिव्यक्ति का, अगर हम ऐसे कहें कि भाषा अभिव्यक्ति का एक ऐसा समर्थ साधन के रूप में हम समझ सकते हैं कि भाषा अभिव्यक्ति का एक ऐसा समर्थ साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करने का काम करता है, या अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट कर सकता है और दूसरे के विचारों को वह जान सकता है। जिससे मैंने पहले ही आपको स्पष्ट किया कि भाषा एक ऐसा माध्यम होता है जिस माध्यम से हम अपने बातों को आपके पास तक रखने का प्रयास कर रहे हैं, और आप अपने बातों को मेरे पास तक रखने का प्रयास करेंगे। इसी को हम भाषा के नाम से कह सकते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भाषा जो होता है यह भावों और विचारों की एक तरह से अभिव्यक्ति का काम करता है, या भावों और विचारों के लिए रूढ़ अर्थों में प्रयुक्त ध्वनि संकेतों की व्यवस्था को ही भाषा कहते हैं। ठीक है, या प्रत्येक देश में आप ऐसे भी देखेंगे कि प्रत्येक देश में अलग अलग तरह की भाषाएं पाई जाती हैं। आप ही के देश में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह की भाषाएं पाई जाती है। हमारी जैसे एक राष्ट्रभाषा होता है, तो प्रत्येक देश की एक अपनी भाषा होती है, और हमारी राष्ट्रभाषा जैसे हिंदी है, और हिंदी जैसे हम पढ़ रहे हैं तो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। संसार में अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं, अपने ही राज्य में कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे आप हिंदी देखते हैं, संस्कृत देखते हैं, अंग्रेजी देखते हैं, बांग्ला देखते हैं, गुजराती देखते हैं, पंजाबी देखते हैं, उर्दू देखते हैं, या तेलुगु देखते हैं, मलयालम देखते हैं, कन्नड़ देखते हैं, फ्रेंच भाषा, चीनी भाषा और जर्मन आदि इतनी भाषाएं जो होती है। इसके अलावा भी कई तरह की भाषाओं का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भाषा हुआ। भाषा वही मूल ध्वनि होता है जिसमें हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकें। ठीक है, इसके बाद भाषा के अगर हम प्रकार की बात करते हैं, तो भाषा मुख्यतः दो प्रकार का होता है। भाषा के कितने प्रकार होते हैं, तो भाषा दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है वह भाषा आपका क्या होता है, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। पहला अगर इसका हम भेद करें तो इसे मौखिक भाषा के नाम से जानते हैं। और दूसरा अगर बात करते हैं तो दूसरा में आप समझ रहे हैं कि
यहाँ जो दूसरा भाषा होता है, इस भाषा को हम लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, पहला मौखिक भाषा हुआ, दूसरा लिखित भाषा हुआ। तो मौखिक भाषा में अगर हम बात करते हैं, मौखिक भाषा जैसे हम अभी जो बातें कर रहे हैं, या मौखिक भाषा में हम बातें कर रहे हैं, जैसे विद्यालय में, आपके विद्यालय में कई तरह के ऐसे वाद विवाद प्रतियोगिता होते रहते हैं, और उस वाद विवाद प्रतियोगिता में आप भी, वैसे जो आयोजन होते हैं उस आयोजन में आप भी हिस्सा लेते हैं, आप भी उसमें शरीक होते हैं। तो इसमें जो अगर कहें कि विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, ठीक है, विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में यहाँ वस्तुओं या जो प्रतियोगिता की बात करते हैं, तो प्रतियोगिता में यहाँ वक्ता जो होते हैं, वक्ता ने बोलकर अपने विचार प्रकट किए तथा श्रोताओं ने सुनकर उनका बहुत ही आनंद उठाया। इस तरह की बातें आप कर सकते हैं। यह भाषा का एक तरह से क्या है कि मौखिक रूप है, कि आपने बताया कि विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता हुआ, वहां वक्ता ने बोला और श्रोता ने उनके बातों का बहुत ही आनंद उठाया। इसमें वक्ता जो है यहाँ बोलकर अपनी बात कहने का प्रयास करता है, कहता है, और श्रोता जो होते हैं सुनकर उसकी बातों को क्या करते हैं, समझने का काम करते हैं। यह आपका क्या हुआ, मौखिक भाषा हुआ। इसी प्रकार से अगर हम कहें कि इस प्रकार भाषा जो होता है, भाषा का यानी यहाँ मौखिक भाषा जो होता है, भाषा का वह रूप होता है जिसमें एक व्यक्ति बोलकर अपने विचार को प्रकट करने का काम करता है, और दूसरा व्यक्ति क्या होता है कि उसी भाषा को सुनकर उसके विचारों को समझने का काम करता है। इसे हम क्या कहेंगे, मौखिक भाषा कहेंगे। ठीक है, तो इसी भाषा को हम क्या कहेंगे, इसे मौखिक भाषा के नाम से जानेंगे कि एक व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करता है, अपने विचारों को बोलकर स्पष्ट करता है, और दूसरा व्यक्ति जो होता है उसी विचारों को समझने का काम करता है। तो फिर इसके बाद इसमें और भी देखते हैं हम, या पुनः हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस ध्वनि का उच्चारण करने या बोलने पर हम अपनी बातों को या अपनी बात को हम क्या करते हैं कि दूसरों को समझाने का काम करते हैं, दूसरों को समझाते हैं। और क्या होता है कि मौखिक भाषा उसी भाषा को कहते हैं, जैसे अगर हम कहें कि टेलीफोन पे जो होता है हम बातें करते हैं, टेलीफोन के माध्यम से अपनी बातों को रखें, दूरदर्शन के माध्यम से रखें, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम अपनी बातों को रखें, या हम कह सकते हैं कि भाषण के माध्यम से अपनी बातों को रख सकते हैं, वार्तालाप के माध्यम से बातों को रख सकते हैं, या इसके साथ नाटक खेल के भी अपनी बातों को रखा जा सकता है, या रेडियो के माध्यम से। या भाषा का जो होता है प्राचीनतम रूप के रूप में हम समझ सकते हैं कि ये भाषा का जो रूप है यह प्राचीनतम रूप है। और ऐसे प्राचीनतम रूप के रूप में हम समझ सकते हैं कि मनुष्य जो होते हैं, मनुष्य ने अगर आप ऐतिहासिक बातों को समझेंगे तो ऐतिहासिक बातों में सबसे पहले अगर बात होता है कि मनुष्य ने सबसे पहले बोलना सीखा, और बोलने के बाद इस रूप में ऐसे कहा जाता है कि यह जो होता है यह एक ऐसा रूप है कि इस रूप का प्रयोग व्यापक स्तर पर आज भी होता आ रहा है, और यह हमेशा होते रहेगा। फिर आप यहाँ देखेंगे दूसरे रूप में कि लिखित भाषा जो है दूसरा। तो लिखित भाषा में जब हम देखते हैं कि लिखित भाषा क्या होता है, तो जैसे अगर हम बात करते हैं कि मुकेश जो होता है या सुनील है, कि सुनील क्या करता है कि छात्रावास में रहता है, उसने पत्र लिखकर अपने माता पिता को क्या किया कि अपनी कुशलता की जो आवश्यकता की बात है या आवश्यकताओं की जानकारी देने की बात किया। इसके साथ माता पिता ने पत्र पढ़कर उसकी जानकारी को समझा, या उसकी जानकारी या उसके जो भी बातें थी उन सारी बातों की स्थिति को समझा। यह भाषा जो होता है, या पत्र लिखने की जो बात आ गया, यह पत्र किस भाषा में लिखा गया, तो लिखित भाषा में लिखा गया। यह भाषा कौन सा हुआ, यह लिखित भाषा हुआ। इसमें एक व्यक्ति यहाँ लिखकर अपने विचारों को या अपने भावों को प्रकट करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, और मैंने यहाँ लिखकर क्या किया कि यह बात जो है, जो बातें मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं उसे मैं बोर्ड पर लिखकर यहाँ आपके बीच में प्रस्तुत करने का काम किया। तो यह क्या हुआ, यह भाषा जो हुआ यह लिखित भाषा के रूप में हम कह सकते हैं। और इसके एक रूप में अगर कहा जाए कि यह लिखित भाषा यानी लिखकर जो विचार होते हैं, भाव होते हैं, उसे प्रकट करने का हम काम करते हैं। दूसरा, आप जैसे आप अगर पाठक हैं, आप इसे पढ़ रहे हैं तो आप पढ़कर मेरी बातों को समझने का काम कर रहे हैं। यह भाषा है कौन सा, इसे लिखित भाषा कहेंगे। इस तरह से अगर हम बातें कहें कि भाषा का वह रूप जिसमें अगर हम एक व्यक्ति अपने विचारों का या अपने मन के या अपने भाव को लेकर प्रकट करने का काम करते हैं, और दूसरा व्यक्ति जैसे आप पाठक हैं, आप श्रोता हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो आप सुनकर या पढ़कर उसी बात को समझने का जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, इस बात को समझकर या आप समझने का प्रयास करते हैं, यह भाषा लिखित भाषा कहलाती है। अगर हम इसे दूसरे शब्दों में भी कहें कि जिस अक्षरों या चिन्हों की अगर सहायता से, जो भी अक्षर हो चाहे जो भी चिन्ह हो, उस अक्षर या चिन्ह की सहायता से हम अपने मन के विचारों को लिखकर
प्रकट करने का काम करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। अथवा और भी हम इसे और ढंगों से कह सकते हैं कि जब किसी दूर बैठे हुए व्यक्ति जो होते हैं उस व्यक्ति को पत्र द्वारा अथवा पुस्तक द्वारा या ऐसे भी आप देखते हैं कि पत्र पत्रिका द्वारा या लेख द्वारा या अपने विचार को प्रकट करने का काम किया जाता है, तब उसे हम उस भाषा को क्या कहेंगे? लिखित भाषा कहेंगे। इसके प्रकार में जैसे आप देख सकते हैं कि पत्र के माध्यम से आप लिखित भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, लेख के माध्यम से कर सकते हैं, पत्रिका के माध्यम से कर सकते हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से कर सकते हैं, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से कर सकते हैं, कहानी के माध्यम से आप जिक्र कर सकते हैं, जीवनी के माध्यम से कर सकते हैं, स्मरण के माध्यम से कर सकते हैं इत्यादि। ये सब क्या है? लिखित भाषा के स्रोत हैं, लिखित भाषा के प्रारूप हैं। इसके अलावा भी अगर हम आपसे या जो मुख्य दो भाषा का प्रयोग हुआ, इसके अलावा भी अगर हम आपसे बातें करने का प्रयास करते हैं तो एक और भी बातें आप समझ सकते हैं, लेकिन यह आपके विषय वस्तु से अलग है, जिसे हम ऐसे सांकेतिक भाषा के रूप में भी कह सकते हैं। सांकेतिक भाषा के रूप में भी हम इसका विवरण दे सकते हैं। सांकेतिक भाषा का मतलब जैसे पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे, पूरे विश्व में देखेंगे, पूरे विश्व में संकेतों का एक ही प्रकार होता है। जैसे मान के चलिए कि मैं रो रहा हूं तो मेरे आंखों से आंसू टपकेंगे, और किसी भी देश में रोने वाले लोगों के आंख के अलावा मुंह से आंसू नहीं टपकते हैं, क्योंकि मुंह से टपकने वाले वे लार कहलाते हैं, वे आंसू नहीं होते हैं। तो इस तरह से वहां भी रोने की स्थिति में यह सांकेतिक भाषा हुआ, यानी संकेतों के माध्यम से हम समझ गए कि वह व्यक्ति भी दुखी है, वह व्यक्ति भी, जैसे हंसने की बात है, अगर मैं ठहाके लगा के हंस रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं बहुत ही खुश हूं। अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी हंस रहा है तो हम समझ रहे हैं कि क्या है? कि वह भी खुश है। ठीक है। अगर हम सांकेतिक भाषा में जैसे आप गूंगे को देखते हैं, बहरे को गूंगे लोग होते हैं, जैसे सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल वो भी करते हैं। जैसे मान के चलिए कि यदि वो भूखे हैं तो भूखे तो सांकेतिक भाषा से क्या करेंगे कि अपने पेट की इशारा करते हुए अपने मुंह की तरफ इशारा करेंगे। इससे समझने वाले व्यक्ति जो होंगे या समझ सकते हैं, उसके संकेतों के माध्यम से समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति बेहद ही भूखा है या उस व्यक्ति को भूख लगी है, उसे भोजन की जरूरत है, जो मुंह की तरफ को इशारा करते हुए बता रहा है। तो एक सांकेतिक भाषा के रूप में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऐसे मेनली अगर हम बातें करते हैं तो यहाँ भाषा दो ही प्रकार के होते हैं। एक आपका हो गया क्या? कि मौखिक भाषा, और दूसरा हो गया क्या? लिखित भाषा। यहाँ सांकेतिक भाषा का हम इस्तेमाल इस व्याकरण के माध्यम में नहीं करेंगे, लेकिन हम इस बातों को जरूर जानेंगे कि सांकेतिक भाषा भी एक होता है। जैसे किसी भी तरह के संकेतों का अगर आप बात करते हैं, आप जैसे मान लीजिए कि ऐसे करते हैं, आप बुलाते भी हैं, इधर आ जाइए, मुंह से कहते हैं तो मौखिक भाषा हो गया। अगर आप संकेतों के माध्यम से भी ऐसे करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? कि बुलाने की बात हो रहा है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है, जो आपके यहाँ व्याकरण के साथ नहीं है, लेकिन दो ही भाषा का यहाँ प्रकार दिखाया गया, मौखिक और सांकेतिक। तो आज के लिए क्लास बस नहीं तक, फिर हम मिलते हैं अगले सीरीज में अगले विषय वस्तु के साथ। तब तक आप सभी को एक बार धन्यवाद।